नमस्कार, आज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज इंडिया न्यूज AIN, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपका मंच। स्वामी दयानंद कहते थे कि सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो, यानी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल अवसंरचना परियोजनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 554 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। पूरे देश में निर्मित 1,500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का होगा शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आज करेंगे भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन। 100 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक। व्यापार, निवेश और वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृत उद्यान में करेंगी पर्पल फेस्ट का उद्घाटन। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ लेंगे भाग। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने का भी मिलेगा अवसर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मिजोरम के दौरे पर 9वीं मिजोरम विधानसभा को करेंगे संबोधित। मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। और पूरे देश में बढ़ेगी क्लास 1 में एडमिशन की उम्र। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। कक्षा 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रयास के तहत ही आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग अलग कर दिया गया है। इस केंद्रीय वातानुकूलित स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे कि एयर कॉन्कोर्स, कंजेशन फ्री सर्कुलेशन, फूड कोर्ट और ऊपरी और निचले बेसमेंट में पर्याप्त पार्किंग स्थान है। प्रधानमंत्री लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में निर्मित 1,500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 29 फरवरी तक किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से ज्यादा पैनलिस्ट इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये आयोजन वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक वस्त्र महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करेगा। आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। Namaste. Welcome to the land of culture, heritage, tradition, trade. Welcome to India.
hub of technology, opportunities, partnerships, fastest growing economy, youngest workforce, second largest working population, third largest startup ecosystem, one of the largest producers of textiles and its raw materials, cotton, jute, silk, technical textiles, viscose, synthetic fiber, polyester, crafting new initiatives, sustainability, traceability, digitization, Industry 4.0, fashion forward and innovation, aiding ease of doing business in India with government's policies, support and initiatives. Inspired by the 5F vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. The journey from farm to fiber, to factory to fashion to foreign. From Make in India to Make for the World. Witness the largest global textile event in India, Bharat Tex 2024. A mega celebration of textile trade, technology and tradition. Representing the entire textile value chain from fibers and yarns, fabrics and accessories, apparel and fashion, home textiles, handlooms and carpets, technical textiles and many more. Bharat Tex 2024. Spread across 2 lakh square meters combined area of showcase at 2 of the world's largest event venues. Bharat Tex 2024 will host 3,500 plus exhibitors, 3,000 plus overseas buyers, 40,000 plus trade visitors, 50 plus knowledge sessions. Experience a magnificent tapestry of knowledge sessions, G2G connects, country and state sessions, CEO roundtables, new launches, buyer-seller meets, fashion shows, cultural showcases and much more. A must-visit event for buying houses, textile manufacturers, exporters and importers, wholesalers, distributors, retailers, interior designers, investors and many more. One platform, unlimited networking, abundant opportunities. Get ready to take your brand to the forefront as India leads sustainable and modern fashion globally. Weave your growth. Weave your network at Bharat Tex 2024. बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करने वाली हैं। 10,000 से ज्यादा दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो दिव्यांगजन के लिए सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा अमृत उद्यान में पर्पल कैफे, क्लाइडियोस्कोप, ज्ञान विज्ञान और खेलकूद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस वर्ष जनवरी में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 के सफल आयोजन के बाद इस 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर के बाद मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले विदेश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और पिछले सत्र में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राजकोट में 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी रोकना और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाना भी उनकी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने देश में 10 नए एम्स को मंजूरी दी है। इस अवधि में MBBS और PG की सीटें भी काफी बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाने के लिए आज बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भरोसा क्यों है, मेडिकल कॉलेज, इसका जवाब भी एम्स में मिलेगा। मैंने राजकोट को गुजरात के पहले एम्स की गारंटी दी थी। 3 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पंजाब को अपने एम्स की गारंटी दी थी। बठिंडा एम्स का शिलान्यास भी मैंने किया था और आज लोकार्पण भी मैं ही कर रहा हूं। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ। आपके सेवक ने गारंटी पूरी कर दी। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ। आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी। कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी की। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 नए एम्स देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए हैं। कभी राज्यों के लोग केंद्र सरकार से एम्स की मांग करते करते थक जाते थे। आज एक के बाद एक देश में एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तभी तो देश कहता है, तभी तो देश कहता है, जब जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहीं से शुरू हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की 200 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम की 110वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए नवाचारों में युवा उद्यमियों के योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है।
इसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ऊर्जा और उत्साह से भरे अपने युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का होने पर इन युवाओं को 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर मिल रहा है। इसका अर्थ है कि 18वीं लोकसभा युवा आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं को केवल राजनीतिक गतिविधियों का ही हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस दौरान विचार विमर्श और चर्चाओं के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तय कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। सरकार के द्वारा कक्षा 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। जारी आदेश में कक्षा 1 में दाखिले के लिए एनईपी के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा अपनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए उम्र सीमा 6 साल तय की गई है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों के स्कूल ये देखें कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से कम ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा ये सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु
द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी चार चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है, उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शनी है। सुदर्शन सेतु के बाद अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 26 फरवरी साल 1966 को विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ। ये एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास का श्रेय सावरकर को ही जाता है। सावरकर प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे जो धर्मों में पसरे रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने साल 1857 में लड़े गए पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर किताब लिखी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में ही उसके ही विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। साल 1904 में गठित क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत इसका प्रमाण है। अभिनव भारत के तहत इनका एक ही सूत्र था, हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए सतत प्रयास किए और कई आंदोलन भी चलाए। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। वीर सावरकर को कई बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सावरकर ने कई किताबें लिखी जो स्वतंत्रता और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। द्वारका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरे समुद्र में पानी के नीचे गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलमग्न द्वारका शहर में प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। उनका ये अनुभव भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहन संबंध की प्रस्तुति था। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन बेहद खास तस्वीरों के साथ। आप बनी रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।
साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए आज इंडिया न्यूज AIN। आपका समर्थन हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमें जारी रखता है, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।